आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इससे क्या हो जाता है। इसकी वजह यह है कि हमने भी अपने सांस पर गौर नहीं किया कि हम ये क्या कर रहे हैं, और इस सांस के ज़रिए जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है वो अंदर जाकर क्या करती है। यकीन करें, हम में से 99% लोग ऐसे हैं जो ठीक से सांस नहीं लेना जानते। सांस लेते वक्त हमारे फेफड़ों में पूरी हवा नहीं जाती, हमारे फेफड़ों का ज़्यादा हिस्सा सिकुड़ा हुआ रह जाता है और वहाँ तक ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं पहुँचती। हम फेफड़ों के ऊपर ऊपर सांस खींचकर बाहर निकाल देते हैं। यूं हम अपने फेफड़ों और अपने जिस्म को उस ऑक्सीजन से महरूम कर देते हैं जिसका हर सांस के साथ हमारे जिस्म के कोने कोने तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हिंदू जोगियों ने इस फन में बड़ी महारत हासिल की है। याद रखें, जो हवा हम सिगरेट, सिगार या पाइप के तंबाकू के साथ कश लगाते वक्त अपने फेफड़ों में दाखिल करते हैं, इस हवा की ऑक्सीजन में निकोटीन और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हिस्सा होता है। इसकी ऑक्सीजन भी सेहत के लिए मुज़र हो जाती है। यही वजह है कि कमांडो ट्रेनिंग के आगाज़ में अगर किसी कमांडो कैडेट को सिगरेट की आदत होती है तो सबसे पहले उसकी सिगरेट छुड़वाए जाते हैं, क्योंकि सिगरेट पाइप या सिगार के कश के साथ हवा फेफड़ों में दाखिल करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप दूध में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाकर पी रहे हों। जहां अपने पाकिस्तानी नौजवानों को ख़ास तौर पर हिदायत करेंगे, बल्कि एक तरबियत याफ्ता कमांडो इंस्ट्रक्टर की हैसियत से आपको ये हुक्म है कि अपने आप को सिगरेट और शराब जैसी कातिल चीज़ों से हमेशा दूर रखें। ऐसी जगहों पर न बैठें जहां लोग सिगरेट या शराब पी रहे हों, क्योंकि वो मेरे वतन पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, पाकिस्तान के सिपाही हैं। इन पर वतन पाक के तहफ़्फ़ुज़ की भारी जिम्मेदारी आयद होती है। पाकिस्तान हमारा वो वतन है जिसकी खातिर हमारे बुजुर्गों ने ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं कि उनकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। हमारे नौजवानों को इन कुर्बानियों की मिसाल को हमेशा अपने सामने रखना चाहिए और एक पाकिस्तानी जिम्मेदार शहरी, बहादुर वतन परस्त सिपाही और दलेर और जांबाज कमांडो बनकर दुश्मन के खिलाफ सीसा पलाई दीवार साबित होना है और अपने वतन पाक की हिफाजत करनी है। ये कोई नसीहत नहीं है कि चाहे हमारी नई नस्ल का नौजवान माने चाहे न माने, ये उनका एक मुहिब वतन पाकिस्तानी और मुसलमान होने के नाते फ़र्ज़ है और उन्हें अपना फ़र्ज़ इसी तरह निभाना है जिस तरह जिंदा और आज़ाद कौमें अपना कौमी फ़र्ज़ निभाया करती हैं। जो कौमें ऐसा नहीं करती, तारीख़ शाहिद है कि वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी चलाती हैं और उनका नामो निशान भी बाकी नहीं रहता। हम मुसलमान हैं, खुदा का शुक्र है कि हम मुसलमान पैदा हुए हैं। कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ें। कुरान पाक हमें यही दर्स देता है कि खुदा सिर्फ उस कौम की मदद करता है जो अपनी मदद आप करती है। अब मैं अपनी दास्तान कमांडो आगे बयान करता हूँ। बाज़ उर्दू के आलिम फाजिल लोग इस पर ज़रूर एतराज़ करेंगे कि मैंने फ़ारसी के लफ्ज़ दास्तान के आगे अंग्रेज़ी का जो लफ्ज़ कमांडो है उसके दरमियान इजाफ़त की ज़ेर क्यों लगाई है। मैं उनकी खिदमत में अदब से गुजारिश करूँगा कि इस किस्म की इजाफ़तों को देख कर नाहक परेशान न हो और हमारी कौमी ज़बान उर्दू का दामन मालामाल होने दें। कौमों की तरह ज़बानों को भी अपनी तरक्की और उरूज हासिल करने के लिए ज़ेरो ज़बर होना पड़ता है। खैर, मुझे मिलिट्री पुलिस वाले कमरे में बंद कर गए थे। उसके बाद मुझे वहाँ से कहीं न ले जाया गया। मैं इंतज़ार कर रहा था कि अभी मुझे किसी टॉर्चर सेल में ले जाकर टॉर्चर का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा, मगर ऐसा न हुआ। दोपहर को मुझे 2 चपातियाँ और थोड़ी सी दाल खाने को दी गई। शाम हो गई, किसी ने मुझसे आकर कुछ न पूछा। मेरा तजुर्बा यही कह रहा था कि ये लोग मुझे किसी बड़े टॉर्चर सेंटर पर ले जाने वाले हैं। रात को भी मुझे 2 रोटियाँ और दाल खाने को मिल गई। मैं खामोशी से कमरे में कभी पलंग पर बैठता और कभी टहलता रहा। बाहर से फौजी गाड़ियों के आने जाने की आवाज़ें आ जाती थीं। मैंने अपनी घड़ी पर निगाह डाली। रात के 10 बज चुके थे। मैं पलंग पर कंबल ओढ़कर लेट गया। मुझे लेटे थोड़ी देर ही हुई थी कि मुझे फौजी बूटों की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ मेरे कमरे की तरफ आ रही थी। फिर मैंने 3 फौजी जवानों को देखा जिन्होंने स्टेन गन्ने उठा रखी थी। वो अंदर आ गए। उन्होंने मुझसे कोई बात न की। मुझे पलंग पर से उठाकर खड़ा किया। मेरी आंखों पर स्याह पट्टी इस तरीके से बांधी कि मेरी आंखों के आगे घुप अंधेरा छा गया। वो मुझे बाजुओं से पकड़कर बाहर ले गए। मैं उनके साथ साथ चलने लगा। एक जगह 2-3 सीढ़ियाँ उतरने के बाद रुक गए। मुझे फौजी गाड़ी में बिठाकर दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया गया। मेरे दाएं बाएं 2 फौजी बैठ गए थे। उसके बाद गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी देर तक चलती रही। वो कई ऊंची नीची सड़कों पर से गुजरी। फिर ऐसी जगह पर चलती हुई महसूस हुई जहां सड़क बड़ी हमवार थी। फिर रुक गई। मुझे पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाला गया। कुछ फौजियों के दूर से एक दूसरे को पुकारने की आवाज़ें सुनाई थी। दोनों फौजी मुझे बाजुओं से पकड़कर अपने साथ तेज तेज चला रहे थे। मुझे एक सीढ़ी के जरिए किसी जगह चढ़ाया गया। जब मैं उस जगह के अंदर आकर सीट पर बैठा तो मुझे फौरन ख्याल आया कि मैं हवाई जहाज़ में हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक था, शिमले में कोई हवाई अड्डा नहीं था। जब एक खास आवाज़ का शोर बुलंद होने लगा तो मैं समझ गया कि मुझे किसी फौजी हेलीकॉप्टर में सवार कराया गया है। दूसरे लम्हे मुझे अपना आप हवा में बुलंद होता महसूस हुआ। हेलीकॉप्टर फजा में ऊपर उठ रहा था। हेलीकॉप्टर ने एक खास बुलंदी पर जाकर दाएं जानिब गोता सा लगाया और फिर एक चक्कर काटकर बिल्कुल सीधा हो गया।
हेलीकॉप्टर अब बिल्कुल सीध में जा रहा था। जाने क्यों मुझे राजस्थान की पुरानी मुड़ियों में मिलने वाली चंद्रिका की बदरू का ख्याल आ गया। उसने आखिरी मुलाकात में मुझे धमकी दी थी कि चूंकि मैंने उसकी भारत माता के देश के फौजी ठिकानों और मिसाइल के अड्डों को तबाह किया है, इसलिए वो मुझसे बदला लेगी। फौजी हेलीकॉप्टर उड़ा जा रहा था। उसकी आवाज़ का शोर काफ़ी था और अंदर जो 4-5 इंडियन फौजी बैठे थे, उन्हें एक दूसरे से ऊंची आवाज़ों में बात करनी पड़ती थी। इन फौजियों के लहजे डोगरी और गढ़वाली ज़बान के थे। सिर्फ आगे की तरफ कोई फौजी माझे की पंजाबी ज़बान में बात करता था। अभी तक मुझ पर ज़रा सा भी तशद्दुद नहीं किया गया था, लेकिन बहुत जल्द क़यामत ख़ेज़ वहशियाना तशद्दुद का दरवाज़ा खुलने वाला था। लेकिन यकीन करें, मुझे इनके वहशियाना तशद्दुद की कोई परवाह नहीं थी। सिर्फ एक बात का डर था कि जब टॉर्चर के बावजूद वो मुझसे कोई मालूमात हासिल न कर सकेंगे तो मुझे शूट कर देंगे। डर मौत का नहीं था, बल्कि इस बात का ख्याल आता था कि मरने के बाद पाकिस्तान दुश्मन भारतीय फौजियों के खिलाफ भारत और कश्मीर में अपनी मुजाहिदाना कार्रवाइयाँ जारी न रख सकूंगा, जबकि मैं पाकिस्तान और कश्मीरियों के अज़ली दुश्मन के खिलाफ अपनी फतह तक जंग जारी रखना चाहता था और अपनी कमांडो सरगर्मियों से उसके पाकिस्तान और आज़ादी कश्मीर के खिलाफ मज़मूम अज़ाइम को हर महाज पर शिकस्त देना चाहता था। हेलीकॉप्टर एकदम नीचे को झुकने लगा, फिर उसने एक गोता लगाया और किसी मकाम पर उतर गया। मुझे दूर से फौजी गाड़ियों और लोगों के एक दूसरे से बोलने की आवाज़ें आने लगीं। मुझे पकड़कर हेलीकॉप्टर से उतारा गया, किसी गाड़ी में बिठा दिया गया और गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी बड़ी हमवार सड़क पर चल रही थी और उसकी आवाज़ बड़े ट्रक के इंजन की आवाज़ थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि मैं किसी एयरपोर्ट के रनवे पर हूँ। एक जहाज़ के इंजनों की आवाज़ आई। वो गरजता हुआ टेक ऑफ कर रहा था। जहाज़ के उतरते और चढ़ते वक्त इंजनों की आवाज़ के फ़र्क को मैं बखूबी पहचानता था। मेरा कयास गलत नहीं था। मैं किसी एयरपोर्ट के अंदर था और मुझे हवाई जहाज़ के जरिए वहाँ से इंडिया के किसी दूसरे शहर ले जाया जा रहा था। जब मुझे गाड़ी में बिठा कर ले जाया जा रहा था तो मेरे करीब बैठे हुए आपस में अंग्रेज़ी में बात करने लगे। इनकी बातों से पता चला कि ये अम्बाले का फ़ौजी हवाई अड्डा है। इसका मतलब था कि मुझे शिमले से फ़ौजी हेलीकॉप्टर के ज़रिए अम्बाले लाया गया था और अब वहाँ से किसी फ़ौजी तैयारी में बिठाकर किसी नामालूम मकाम की तरफ ले जाया जा रहा था। मेरी आंखों की पट्टी अभी तक नहीं उतारी गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मेरी आंखों पर पट्टी बांधने की क्या ज़रूरत थी। शायद वो नहीं चाहते थे कि मैं इनके किसी फ़ौजी एयरपोर्ट को देखूं। मेरा ख्याल है इस मामले में वो हक बजानिब थे। जहाँ मुझे किसी तैयारे में सवार कर दिया गया। तैयारा टेक ऑफ कर गया। तैयारे की आवाज़ से मालूम होता था कि ये ज़्यादा बड़ा तैयारा नहीं है और कोई दरमियाने दर्जे का फ़ौजी तैयारा है। मैंने अपने तरी बैठे हुए फ़ौजी से कहा कि मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और चंद कदम पीछे की जानिब चलाकर एक दरवाजे के अंदर धकेल दिया। मैंने अंदर आने के बाद दीवारों को हाथ लगाकर महसूस किया कि बाथरूम बहुत ही छोटा है। फ़ौजी ने मुझे अंदर धकेलने से पहले खबरदार करते हुए कहा, आंखों की पट्टी मत खोलना, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से बाथरूम में थोड़ा सा वक्त गुजारा और बाहर निकल आया। बाहर आते ही बल्कि दरवाज़ा खोलते ही फ़ौजी ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और मुझे मेरी सीट पर लाकर बिठा दिया, जहाँ मुझे खाने पीने को दिया गया। ये तैयारा कुछ नहीं तो मेरे अंदाजे के मुताबिक 2-2.5 घंटे तक फ़ज़ा में उड़ता रहा। फिर उसने नीचे उतरना शुरू कर दिया। जहाज़ लैंड कर गया। जहाँ से इसी तरह एक गाड़ी में बिठा दिया गया और गाड़ी किसी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गई। ये किसी बड़े शहर का एयरपोर्ट था। इसका कयास मैंने यूँ लगाया कि जब हमारी गाड़ी एयरपोर्ट से निकल रही थी तो गाड़ियों की इधर उधर से आने जाने की काफ़ी आवाज़ें सुनाई थीं। उसके बाद कभी किसी गाड़ी के करीब से निकल जाने की आवाज़ आ जाती। मालूम हुआ कि हम किसी बड़े शहर की सड़क पर जा रहे हैं। अम्बाले से 2-2.5 घंटे की परवाज़ के बाद दिल्ली के इर्द गिर्द कोई भी शहर हो सकता था यह दिल्ली का शहर ही हो। मैं दिल में कयास आराइयाँ कर रहा था और गाड़ी अब जिन सड़कों पर से गुजर रही थी वहाँ किसी दूसरी गाड़ी के गुजरने की बाहर से आवाज़ नहीं आ रही थी। ये कोई शमशान और गैर आबाद इलाका था। ज़मीन ऊंची नीची थी। गाड़ी एक नशेब में से गुजरकर दाएं तरफ मुड़ी तो उसकी रफ्तार कम हो गई। किसी बड़े गेट के खुलने की आवाज़ आई। गाड़ी जैसे गेट के अंदर दाखिल होने के बाद एक तरफ घूम कर रुक गई। मुझे गाड़ी से निकालकर फौजी गार्ड मुझे बाजू से पकड़कर एक तरफ ले गए। उसके बाद एक कमरे में दीवार के साथ खड़ा करके कहा, बैठ जाओ। मैं बैठ गया। नीचे बोरिया या कंबल था। उसके बाद मेरी आंखों की पट्टी खोल दी गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इस मुसीबत से तो जान छूटी। दोनों हाथों से आंखों को आहिस्ता आहिस्ता मलते हुए मैंने चारों तरफ देखा। मैं एक कमरे में था जिसके सामने एक दरवाज़ा था। दरवाजे के पास बल्ब की धीमी रोशनी में मुझे 2 फौजी खड़े नजर आए। उन्होंने मिलिट्री पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। वो बाहर निकल गए। मैंने सबसे पहले अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर निगाह डाली। रात के 3:20 हो रहे थे। कमरे में सिर्फ 2 स्टूल कोने में दीवार के साथ लगे हुए थे। दरवाज़ा सलाखदार नहीं था। कंबल का रुख सुर्ख था जो बेहद मैला हो रहा था। फ़ज़ा में वो सर्दी नहीं थी जो शिमले या अम्बाले में थी। इससे मैं इस नतीजे में पहुंचा कि मुझे जनूबी भारत के किसी शहर में लाया गया है, क्योंकि जब शुमाली भारत में सर्दियों का मौसम होता है तो नीचे जनूब में सर्दी नहीं होती।
भोपाल, झांसी और जबलपुर तक रात को जरूर ठंड हो जाती है, जबकि इन शहरों के जुनूब में नागपुर, बीजवाड़ा के इलाकों में रात को भी सर्दियों के मौसम में ठंड नहीं होती। ये कौन सा शहर होगा, मैं सोचने लगा, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये जरूर कोई फौजी कैंप था और मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस पुलिस के टॉर्चर का निशाना बनने वाला था। मैंने दिल में कहा, अभी तो आराम करना चाहिए, सुबह जो होगा देखा जाएगा। मैं कंबल पर दीवार की तरफ मुंह करके लेट गया। दिन निकलने में ज्यादा देर नहीं थी। मैं बहरहाल सो गया। बमुश्किल 1 घंटा सोया होऊंगा कि किसी ने मुझे बाजू से पकड़कर उठाकर बिठा दिया। चलो उठो। एक फौजी मेरे सर पर खड़ा था। उसका उर्दू बोलने का लहजा दिल्ली के इलाके का नहीं था। वो मुझे लेकर कमरे के बाहर बरामदे में आ गया, जहां 2 और बावर्दी फौजी खड़े थे। दिन की रोशनी फैली हुई थी मगर धूप नहीं थी। एक तरफ कुछ फौजी हाथों में मग लिए जा रहे थे, मेरे आगे पीछे 2 फौजी चल रहे थे। बरामदे के कोने में छोटा सा दरवाजा था, एक जीना नीचे जाता था। जीने में अंधेरा था और डिटोल की बू फैली हुई थी। मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे किसी ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा है। नीचे एक तहखाने का छोटा कमरा था जिसमें लोहे का स्ट्रेचर पड़ा था। 2 आदमी डॉक्टरों वाले सफेद कोट पहने खड़े थे। उनके करीब 2 फौजी अफसर भी खड़े थे। दीवार के साथ छोटी टेबल पर मुझे टॉर्चर करने वाले कुछ औजार नजर आए। ये टॉर्चर सेल था। मैंने दिल में कलमा शरीफ पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगी कि या पाक परवरदिगार, मुझे हिम्मत अता करना कि मैं इस आजमाइश में सुरखरू होकर मिलूं। फौजी अफसर मेरे करीब आ गए। छत के साथ एक बल्ब रोशन था। उसकी रोशनी में मैंने उनके कंधों पर रैंक के निशानों को देखा। इनमें से एक कैप्टन और एक सूबेदार मेजर था। वो स्टूल खींचकर मेरे सामने बैठ गए और इन्होंने वही बातें शुरू कर दी जो ऐसे मौकों पर अक्सर की जाती हैं। इन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं इन्हें अपने कमांडो साथियों के नाम और ठिकाने बता दूं तो मुझे छोड़ दिया जाएगा और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचा दिया जाएगा। वो इसी किस्म की बातें बड़े हमदर्दाना लहजे में मुझसे करते रहे। मेरा ये ख्याल बेकार था कि मैं पाकिस्तानी जासूस या कश्मीरी मुजाहिद नहीं हूँ, क्योंकि इन लोगों को मेरे सारा अगला पिछला रिकॉर्ड मिल चुका था और मेरी सारी कमांडो वारदातों से वाकिफ थे। मैंने इन्हें साफ साफ कह दिया कि वो जितना चाहें मुझ पर तशद्दुद कर लें, मुझे टॉर्चर कर लें, मैं इन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने उन्हें ये भी कहा कि मुझे सिविल अदालत में पेश किया जाए। मुझे मालूम था कि सिविल अदालत में मुझ पर गैर मुल्की जासूस होने के जुर्म में मुकदमा चलाया जाएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 साल की कैद की सज़ा हो जाएगी। इस तरह मुझे सिविल जेल से फरार होने का आसानी से मौका मिल सकेगा। मेरी बातों पर दोनों फौजी खामोश रहे। फिर वो उठकर पीछे हो गए। कैप्टन ने सफ़ेद कपड़े वालों को इशारा किया। उन्होंने आगे बढ़कर मुझे स्ट्रेचर पर लिटा दिया। स्ट्रेचर की दोनों जानिब लोहे की जंजीरें थीं। मेरे हाथ पांव इन जंजीरों से स्ट्रेचर के साथ जकड़ दिए गए। फिर मेरी पतलून उतार दी गई और टॉर्चर का सिलसिला शुरू हो गया। मैं टॉर्चर की तफसीलात में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि इन्होंने मुझे जिस तरह टॉर्चर किया और जैसी जैसी अजियतें दी, इसका आप शायद तसव्वुर भी ना कर सकें। मैंने अपने ऊपर ट्रेनिंग के मुताबिक किसी हद तक बेहिसी की हालत तारी कर ली थी, मगर जब निश्तर आपके जिस्म के नाजुक हिस्सों में चुभोया जाए और बिजली के झटके दिए जाएं तो ये बेहिसी ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती। ये पहला मौका था कि मेरी ट्रेनिंग भी मुझे अजियत की तकलीफ से ना बचा सकी थी। स्ट्रेचर का हैंडल घुमाकर उसे टांगों की जानिब से ऊंचा कर दिया गया था। ये लोग बड़े साइंटिफिक तरीकों से टॉर्चर कर रहे थे। जब दर्द नाकाबिल बर्दाश्त हो जाता तो यकीन करें मेरी चीख निकल जाती। दर्द इससे भी आगे गुजर जाता तो मैं बेहोश हो जाता। मुझे कोई दवा सुंघाकर फौरन होश में लाया जाता। हर बार होश में लाए जाने के बाद मुझसे कहा जाता, अगर अब भी तुम अपने साथियों के नाम ठिकाने बता दोगे तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। याद रखो, अगर तुमने जबान बंद रखी तो जहां से जिंदा बाहर न जा सकोगे। मगर मैं हर बार दर्द से कराहते हुए यही कहता कि मुझे कुछ नहीं मालूम। खुदा जाने कब तक टॉर्चर का सिलसिला जारी रहा, मुझे कुछ होश नहीं था। उसके बाद मुझे 2 फौजियों ने उठाया और उसी पहले वाले कमरे में लाकर डाल दिया। मैं खुदा जाने कितनी देर नींद बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। फिर जरा होश आया तो मैंने महसूस किया कि मेरा सारा बदन अकड़ गया है। पेट पर नाफ के नीचे दर्द हो रहा था। मैं लेटे लेटे हाथ नीचे ले गया। जहां मुझे निश्तर चुभोए गए थे वहां एक लंबी टेप लगी हुई थी। सर पत्थर का बन गया था। हाथों में सुइयां सी चुभ रही थीं। मैंने बड़ी मुश्किल से कलाई उठाकर वक्त देखना चाहा। मेरी कलाई की घड़ी गायब थी। छत पर बल्ब जल रहा था। मेरी रानों पर बिजली के झटके दिए गए थे। टांगें सुन हो रही थीं। मैंने पांव जरा से हिलाए, पांव हिलने लगे। खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरी टांगों में जान बाकी थी। फिर 2 आदमी अंदर आए। मैंने अपनी बंद होती हुई आंखें खोलकर उन्हें देखा। दोनों ने डॉक्टरों वाले सफेद कोट पहने हुए थे, मगर ये वो आदमी नहीं थे जिन्होंने मुझ पर तशद्दुद के दरिंदा सिफत हरबे आजमाए थे। इन्होंने मुझे कोई इंजेक्शन लगाया और चले गए। इंजेक्शन लगने के बाद मेरे जिस्म में ताकत सी आ गई। मैं उठकर बैठ गया। मैंने अपने जिस्म का जायजा लिया। मेरे बदन पर जख्म का कोई निशान नहीं था। सिर्फ नाफ के नीचे जहां निश्तर जनी की गई थी दवाई वाली टेप लगी थी। आंखें जल रही थीं। मैंने अपनी टांगों को दबाया। टांगों में जिंदगी की हरारत आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही थी।